में अपराधी बेलकाम है। हर दिन शूट आउट के मामले सामने आ रहे हैं। गोली मारकर हत्या करना बदमाशों के लिए आम बात हो गया है। बीते 10 दिनों के दौरान दिल्ली में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बीती देर रात बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर एक आदमी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अमित लाकड़ा के तौर पर हुई है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था और अभी हाल ही में वो जेल से बाहर आया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां फायरिंग करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही मामला मुंडका में सामने आया है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित लाकड़ा के तौर पर मृतक की पहचान हुई है। बाहरी जिले का मुंडका इलाका उस वक्त गोलियों से थर्रा उठा जब अमित लाकड़ा नाम के एक शख्स पर बदमाश जो है वो बाइक पर सवार होकर के आते हैं और तकरीबन 6 राउंड गोलियां फायर करते हैं अमित लाकड़ा के ऊपर, जिसमें अमित लाकड़ा की मौत भी हो जाती है। इस वक्त हम मौका वारदात पर भी मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यही वो जगह है जहां पर जो मृतक है अमित लाकड़ा, जिसका घर जो जैसा कि स्थानीय बता रहे हैं कि पीछे गली में है, यहाँ पर वो मौजूद था। और रात तकरीबन 9 बजे के करीब जो है जो बदमाश हैं जो कि बाइक पर आते हैं और आते साथ ही अमित के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ आधा दर्जन राउंड जो है वो फायरिंग करते हैं, जिसमें अमित की मौत हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि अमित लाकड़ा जो है वो के ऊपर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप था और वो तिहाड़ जेल में बंद था। कुछ ही दिनों पहले अमित लाकड़ा जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आया है और उसके बाद जो है वो इसके बाद जो बदमाश जो कि बाइक सवार हैं वो आते हैं अमित लाकड़ा के घर के बाहर में, और ये मुंडका का मुख्य मार्ग है और यहीं पर अमित को पाते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जिसमें अमित लाकड़ा की जो है वो मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या ये किसी गैंगवार का नतीजा है या फिर कोई आपसी रंजिश की बदौलत जो है वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर जो है वो मुख्य मार्ग पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं तकरीबन, और उसमें जो है वो एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो देखिए, आए दिन दिल्ली में जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी बेलगाम है और घटनाएं आपको बता दें कब कब ऐसी घटनाएं हुई है जब दिल्ली थर्रा उठी ऐसी घटनाओं से। अब देखिए, दिल्ली में अपराधी बेलगाम कैसे हैं। 31 अक्टूबर 2024 को शाहदरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद 2 नवंबर 2024 को सोनिया विहार में गोली मारकर भी हत्या कर दी गई थी। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 नवंबर 2024 को शाहदरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 3 नवंबर की घटना। और इसके बाद 6 नवंबर को मीरा बाग इलाके में फायरिंग हुई थी, 6 नवंबर की यह घटना। उसके बाद 6 नवंबर को ही छावला में एक वर्कशॉप पर गोलीबारी की गई थी। किस तरीके से जो अपराधी है वो बेलगाम होते जा रहे हैं और एक बार फिर से मुंडका में एक फायरिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और अब महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वादों का पिटारा आज खुलने वाला है और बड़ी खबर की है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र आज जारी करेगी। बीजेपी के वादों का पिटारा खुद गृह मंत्री अमित शाह खोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प ले सकती है और सूत्रों की ही माने तो बीजेपी का फोकस राज्य की महिलाओं और युवाओं पर रहने वाला है। ये भी जानकारी मिल रही है, बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय वर्ग में अपना मैसेज देना चाहती है। बीजेपी गैस सिलेंडर, अग्निवीर, लाडली बहन योजना को लेकर बड़े वादे कर सकती है। संकल्प पत्र आज जारी किया जा सकता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो संकल्प पत्र है उसे जारी करेंगे। तो क्या इस पिटारे में रहने वाला है, सूत्र क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको समझा देते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और क्या वादे किए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से। महाराष्ट्र में लाडली योजना के तहत प्रतिमाह
2100 रुपए देने का वादा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 2000 रुपए दिया जा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है और 10 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना में मासिक भत्ता भी मिल सकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख आवास जो है मिलने का वादा भी किया जा सकता है संकल्प पत्र में। बीजेपी का ये पिटारा जिसमें किसान सम्मान योजना 1000 से बढ़कर 1250 करने की संभावना जताई जा रही है। तो ये वो तमाम चीजें हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान भी इस संकल्प पत्र में किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा सकती है, क्योंकि मेन फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस और डायग्नोसिस पर फोकस किया जा सकता है। इलाज के लिए जो है हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर का जो वादा है वो किया जा सकता है, संकल्प दिया जा सकता है। स्कूल जाने वाले गांव की हर छात्रा को स्कूटी देने का जो संकल्प है वो भी हो सकता है। अग्निवीरों पर भी फोकस होगा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी जा सकती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का भी वादा इसमें किया जा सकता है। ओबीसी और एससी वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख का लोन दिया जा सकता है और मुंबई, पुणे, नागपुर समेत 5 शहरों में स्लम इलाके में विकास और पुनर्वास योजना का जो संकल्प है वो भी किया जा सकता है। ये वो तमाम बातें हैं जो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में शामिल किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे और सेफ वाले नारे पर दोनों को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांटने और काटने वाले यही लोग हैं जो हजारों साल से हमें बांटते और काटते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में मनुस्मृति बनाकर बांट दिया है। जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या, योगी, मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने वाले आप ही हो। 15 लाख का झूठ बोले, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, किसानों के एमपीएस का झूठ बोले, बच्चों को स्कॉलरशिप देने का झूठ बोले, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं बोलता हूं, मोदी साहब, आप झूठों के सरदार हो। इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मण योगी वाले, एक बैठे ब्राह्मण, दूसरे बैठे क्षत्रिय, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहां रह गया? कहां है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मोदी जी के 2 पैर है, दोनों नकली है। आप पूछेंगे कैसा? एक तो टीडीपी की टांग है, दूसरा टांग है जेडीयू का, बिहार के हमारे नीतीश कुमार का। अगर वो दोनों टांग आप निकाल लो, मोदी जी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, बैठे जगह बैठना पड़ेगा। और तुम संविधान की बात करते हो बदलने की। अगर संविधान को कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार
आरएसएस होगी और मोदी होंगे, दूसरे कोई नहीं। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अजीत पवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि पीएम ने कहा था कि भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचारी को डिप्टी सीएम बना दिया। म्हणजे अजित पवारांना ज्या वेळेला तुम्ही परत मंत्रिमंडळामध्ये घेताय, त्यांना उपमुख्यमंत्री देताय, पद देताय, त्याच्या बरोबर 10 दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केलेल्या माणसाला आम्ही जेलमध्ये टाकू आणि त्याच्यानंतर 10 दिवसानंतर महाराष्ट्र राज्याचा तो माणूस उपमुख्यमंत्री होतो। अब देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है तो मुंबई में अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो भी गर्मा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्टडी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि मुंबई में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। अगले 27 साल में मुंबई में हिंदुओं की जो आबादी है वो घटकर सिर्फ 54% तक हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? सवाल ये भी क्योंकि चुनाव से पहले सामने आई इस रिपोर्ट के जरिए क्या सियासी समीकरण साधने की कोशिश हो रही है? ये भीड़ दौड़ती भागती मुंबई का हिस्सा है। ये इंसानी सैलाब देश की आर्थिक राजधानी को रफ्तार देता है। जिस शहर में हर किसी को पनाह मिल जाती है, उसी मुंबई में अवैध घुसपैठ को लेकर आई एक रिपोर्ट बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। 118 पन्नों की ये वही रिपोर्ट है जिसमें मुंबई को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। स्टडी रिपोर्ट को TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जारी किया है। मकसद मुंबई में अवैध घुसपैठ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर को जानना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ शहर का सामाजिक ताना बाना तहस नहस कर रही है। बात इतनी ही नहीं है, रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है कि आने वाले 27 सालों में मुंबई में हिंदू 54% से भी कम रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1961 से 2011 तक हिंदुओं की आबादी 88% से घटकर 66% तक पहुंच गई है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में 21% हो चुकी है। रिपोर्ट में अनुमान है कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम रह जाएगी और मुस्लिम आबादी में करीब 30% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध घुसपैठियों ने खतरनाक तरीके से मुंबई में बेतहाशा भीड़ बढ़ा दी है। बढ़ती घुसपैठ से देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ कर आए 40% लोग बाकी लोगों की भी अवैध घुसपैठ करने में मदद कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों में 40% हर महीने 10,000 से 1 लाख रुपए तक देश से बाहर भेज रहे हैं। घुसपैठिए अवैध कागजात बनवाकर चुनाव प्रक्रिया में भी हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बदलती डेमोग्राफी की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ है। बांग्लादेश बॉर्डर से मुंबई का फासला करीब 2000 किलोमीटर का है। सवाल ये है कि अवैध घुसपैठिए पूरे देश का सफर कर मुंबई में कैसे घुस जाते हैं। इसका जवाब रिपोर्ट तैयार करने वाले TISS के असिस्टेंट प्रोफेसर सौविक मंडल ने बताया। उसमें हम एक्सप्लोर किया है दी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम पॉपुलेशन हु आर कमिंग टू इंडिया टू द बॉर्डरिंग स्टेट फर्स्ट लाइक वेस्ट बंगाल, Assam, Tripura and northeastern state, and we have got few samples of Jharkhand and Bihar also. They are coming to the state by some agents, predefined agent and some religious induced network. So they are coming here and वो लोग क्या कर रहे हैं आके, first they are making the Indian documents. What are the basic documents? First documents is that their Aadhaar card. Second is their voter card. Third is their passport. They are making their passport also. And one interesting thing is that they Mumbai आके वो सिर्फ शांत नहीं है. Their aspiration is to go to the Middle East and to the Dubai. मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है सियासत होनी ही थी, हो भी रही है। बीजेपी के किरीट सोमैया रिपोर्ट से 2 कदम आगे निकल गए। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे।
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रिपोर्ट को लेकर अपनी राय दी। मैं इतना ही कहूंगी, रिपोर्ट को डिटेल में समझने की जरूरत है। चिंता का विषय निश्चित है जो रिपोर्ट फ्लैग करती है। मुंबई में पहले भी अवैध घुसपैठ का मुद्दा गर्माता रहा है। ऐसे में चुनावी वक्त में सामने आई रिपोर्ट पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी जहां इस रिपोर्ट को आईना बता रही है, तो उद्धव की पार्टी पूछ रही है कि चुनाव के वक्त सर्वे का मकसद क्या है। पिछले 10 साल में बहुमत से की सरकार भाजपा की रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को सुरक्षित रखे। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं, अगर बांग्लादेशी आए, तो भाजपा का काम क्या है? फिर प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? गृह मंत्री ने क्या काम किया है? सारे इंस्टीट्यूशन से भाजपा कंट्रोल करती है, गंदी राजनीति करती है। और ये सर्वे हमारे देश के जवानों का अपमान करती है, हमारे देश के BSF का अपमान करती है। सर्वे को लेकर कांग्रेस से भी सवाल पूछा गया। दिग्विजय सिंह बोले, अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। I have not seen the report. मेरे सामने एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या ने मैंने अपने मतदार संघ में देखा नहीं है। यहाँ कानून है उसके लिए, अगर कोई भी आदमी गैर कानूनी तौर पर रहता है तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उन्होंने उस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव के वक्त रिपोर्ट जारी करने को लेकर सवाल उठाए। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका टाइमिंग आपको बताता है कि इस उद्देश्य से आई होगी। महाविकास अघाड़ी के नेता रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में टाइमिंग बड़ा मायने रखती है। फिलहाल चुनाव से 1.5 हफ्ते पहले आई रिपोर्ट का मुद्दा अभी और गर्माना तय माना जा रहा है। तो इधर महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटियों को भी मुद्दा बना रखा है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को ही आधार बना रही है कि कांग्रेस की गारंटियां सिर्फ धोखा है, दिखावा है। कांग्रेस ने अपने 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री को मुंबई बुलाकर जवाब देने के लिए आगे कर दिया। तीनों ने अपनी गारंटी सिरे से गिनाई और कहा कि बीजेपी का झूठ चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। Whatever the Congress party has done, the BJP is copying us and trying to help the people. मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस शासित 3 राज्यों के 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री की थी, जहां तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम, कर्नाटका के डिप्टी सीएम वादे ना पूरा करने के बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए सफाई दे रहे थे। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? गारंटियां तो 5 साल के लिए दी जाती है, और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था, उन 5 साल में हमने गारंटियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। Whatever we have promised, we have delivered. Whatever they could not do, they are lying. तेलंगाना के सीएम ने भी बीजेपी पर मोदी की गारंटी वाले नारे पर हमला बोला। पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए। कांग्रेस की 3 राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों से दूर मुंबई आकर सफाई दे रही हैं, तो इसका कारण जानिए। वजह है खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कर्नाटका में अपनी सरकार की खिंचाई करके उसकी गारंटियों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। बजट ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। खड़गे के इस खरी के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। प्रधानमंत्री ने मौका लपकते हुए कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला दिया था। कहा था कांग्रेस ने खुद मान लिया कि झूठी गारंटियां वो पार्टी देती है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। हालांकि कांग्रेस कई बार जता चुकी है कि गारंटियों को लेकर वो बैकफुट पर नहीं है, लेकिन आज उसकी 3 सरकारों के सामने आने के बाद अब ये सफाई हजम होना मुश्किल है।
और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में पोस्टर वॉर का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे का जवाब समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे होर्डिंग से दिया है। तो अब कांग्रेस ने शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर होर्डिंग लगाए हैं। इन होर्डिंग पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में कांग्रेस का ये पोस्टर, गोरखपुर में ये पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के होर्डिंग में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे और एक हैं एक रहेंगे। इधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर उन्हें घेरा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी चुनाव में मराठा वर्सेस ओबीसी को लड़ाना चाहते हैं। मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में अब 10 दिन बचे हैं और इसीलिए दिमागी तौर पर तैयार रहे कि हर दिन ये लड़ाई और तीखी हो सकती है। संविधान का मुद्दा लगातार रैलियों में बना हुआ है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र में थे और उन्होंने भी डटकर जवाब दिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम चरम पर पहुंच रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जुबानी जंग और धारदार होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रकोप और उसके पाप लंबे वक्त तक झेल चुका है। यही नहीं, कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने का भी तंज कसा। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रकोप और उसके पाप लंबे वक्त तक झेल चुका है। यही नहीं, कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने का भी तंज कसा। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की लाल किताब लेकर चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। जाहिर है, महाराष्ट्र के चुनाव में जुबानी जंग अभी और दूर तक जाएगी। और चलिए, महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं यूपी के सियासी मिजाज की। यूपी में उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि करहल सीट पर प्रचार करने गए थे। योगी ने मुलायम सिंह को याद करके अखिलेश यादव की खिंचाई कर दी, जिस पर अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार कर दिया। एक रहेंगे, एक
रहेंगे, सेफ रहेंगे। पटेल तो पटेल थे। समाजवादी पार्टी के जन्म से अब तक जिस करहल सीट पर साइकिल जीतती रही है, वहां सीएम योगी कमल खिलाने के बिसात बिछा रहे हैं। मैनपुरी की धरती पर सीएम योगी ने पहले तो दिवंगत मुलायम सिंह यादव को याद कर भावनात्मक रिश्ता जोड़ा, फिर उन्हीं का नाम लेकर उनके बेटे पर हमला कर दिया। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। परिवारवाद के मुद्दे पर हावी रहने वाली बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को सम्मान देकर वो करहल का ठेठ समाजवादी वोट अपनी ओर मोड़ना चाहती है। हालांकि करहल में परिवार के टक्कर में बीजेपी ने भी परिवार कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, जो अखिलेश के भतीजे हैं। बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा, जो अखिलेश यादव के बहनोई हैं। यादव लैंड में बीजेपी ने एसपी के यादव उम्मीदवार के सामने यादव उम्मीदवार खड़ा किया, तो आज सीएम योगी ने करहल में यदुवंशी भगवान कृष्ण का जिक्र कर अखिलेश यादव पर सवालों की बौछार कर दी और अपना मथुरा से कनेक्शन भी बता दिया। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? वो बताएं तो उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं है। बात हिंदुत्व की पिच पर आई तो अखिलेश ने लखनऊ से ही मोर्चा खोल दिया। कहा वस्त्र नहीं वचन से होती है योगी की पहचान। कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी है? अखिलेश जुबानी जंग में है तो पारिवारिक जमीन बचाने के लिए डिंपल यादव करहल के ग्राउंड पर प्रचार कर रही हैं। योगी के करहल पहुंचने से पहले ही डिंपल यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा। तो हम चाहेंगे कि वो सुचारू रूप से 500 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसको आगे चलाने का काम करें। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव है। सीएम योगी ने आज करहल के साथ कानपुर की सीसामऊ और अलीगढ़ की खैर सीट पर भी प्रचार किया। जंग दोनों तरफ जोरदार है। तो देखिए, सर्दियां आ चुकी है, हिमाचल में तो चुनाव भी नहीं है, फिर भी समोसों की भाप ने हिमाचल का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सुक्खू सरकार के समोसा कांड पर बीजेपी ने समोसा मार्च निकाला। हिमाचल की सियासत में समोसा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उछल रहा है। किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? सुक्खू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो सीएम साहब? सियासत को सड़क पर ले आता है ये समोसा। कीमत भले ही 10-20 रुपए हो, लेकिन करोड़ों के विधायक से ज्यादा ताकत रखता है ये समोसा। जहां विधायकों की बगावत सरकार गिरा नहीं पाती, वहां समोसा सरकार को डिगाने का दम भर रहा है। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। लॉन्ग मार्च, डांडी मार्च के बारे में तो आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, लेकिन आज साक्षात अपनी आंखों से इतिहास बनते समोसा मार्च की तस्वीरें भी देख लीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सार्वजनिक जगहों पर लोगों को समोसा बांट रहा है। हिमाचल के सीएम सुक्खू साहब भले ही समोसा नहीं खा पाए, लेकिन उनकी तस्वीरों को तो समोसा खिलाया ही जा रहा है। आज हिमाचल का मजाक बनकर रह गया है। जहां भी बाहर के प्रदेशों में, देश के जिन राज्यों में हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी को मिलता है, उनका मजाक बनाते हैं। देवभूमि की पहचान वाले हिमाचल में फिलहाल समोसे के सियासी शेर खूब चढ़े हुए हैं। छोटे मियां बीजेवाईएम ने मोर्चा खोला तो बड़े मियां यानी बीजेपी भी समोसे को इंसाफ दिलाने मैदान में उतर आए। सीएम साहब समोसा नहीं खा पाए तो क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष ने समोसा पार्टी का आयोजन कर दिया। समोसों से लदी प्लेट टेबल पर सजाई गई। लाल चटनी नजर नहीं आई, लेकिन हरी चटनी परोसी गई। शायद जोशियों ने सियासत के लिए हरी चटनी ही शुभ बताई। जमकर समोसे खाए गए और खिलाए गए। समोसे गले से नीचे उतरे ही थे कि जुबान पर शोले तीखी चटनी की शक्ल में नजर आए।
हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार यानी कि सुख सरकार फैसले ले रही है, उससे एक बार नहीं दर्जनों बार जग हंसाई पूरी सरकार की प्रदेश में और पूरे देश भर में। हिमाचल में समोसा गटक कर करप्शन के दाग लगाए जा रहे हैं, लेकिन समोसे की ये सियासत सीमाओं में बंधी नहीं है। हरियाणा के मंत्री जी ने सलाह दी है, सीएम साहब समोसा नहीं संभल रहा तो सरकार कैसे संभालोगे? कि जो मुख्यमंत्री अपना समोसा नहीं संभाल पा रहा, वो सारे हिमाचल की जनता को कैसे संभालेगा? किस प्रकार से सारे हिमाचल को वो संभाल पाएंगे जो अपने समोसे को संभाल के नहीं रखते? असल में हिमाचल में सीएम सुक्खू के लिए समोसे आए थे। सीएम साहब खा नहीं पाए थे क्योंकि समोसे गायब हो गए, और इसी का पता लगाने के लिए हिमाचल सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपी, लेकिन वो समोसे अभी तक फरार हैं। और चलिए हिमाचल के बाद अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस अपने पुराने वोट को वापस लाने के लिए न्याय यात्रा कर रही है, लेकिन ये यात्रा क्या दिल्ली में कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अगले साल की शुरुआत में है, लेकिन कांग्रेस ने राजघाट से अपनी न्याय यात्रा शुरू कर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस 360 किलोमीटर का सफर तय करेगी और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा तक पहुंचेगी। मुझे खुशी है कि दिल्ली का दर्द जानने के लिए जब हमने तय किया तो पिछले 2 दिन से मैं रोड पर हूँ और बड़ा आशीर्वाद और प्यार जहाँ मिल रहा है, वहीं आप मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अभी एक रेडी वाला मिला, उसने अपनी बात रखी। लेकिन सियासी जोर आजमाइश अभी से जारी है। जहां आम आदमी पार्टी पदयात्रा कर रही है, बीजेपी ने चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। वहीं अब कांग्रेस अपने खोए हुए वोट को वापस पाने के लिए न्याय यात्रा निकालने वाली है। कांग्रेस की न्याय यात्रा की बात करें तो ये 4 चरणों में निकाली जाएगी। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है, जो 13 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 16 विधानसभा कवर की जाएंगी। दूसरा चरण 15 से 20 नवंबर तक चलेगा, इसमें 18 विधानसभा को टारगेट किया जाएगा। तीसरे चरण की यात्रा 22 से 27 नवंबर तक चलेगी, जो 16 विधानसभाओं से गुजरेगी। चौथा चरण 29 नवंबर से शुरू होगा, जो 4 दिसंबर को खत्म होगा। इस दौरान 20 विधानसभाओं तक पहुंचा जाएगा। अलग अलग इलाकों में ये न्याय यात्रा निकाली जाएगी। खुद देवेंद्र यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चांदनी चौक की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग इलाकों में वो घूमते हुए और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कटघरे पर लेते हुए उन्होंने कहा कहना है कि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, बड़े वादे किए, मुफ्त के वादे किए और उन वादों पर कहीं भी आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी है। ये वजह है कि अब लोगों के बीच इस बात को लेकर वो पहुंच रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी पुरानी स्थिति वापस लाना चाहती है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस अकेले दम पर ऐसा कर पाएगी? करने दीजिए, राजनीतिक दल है, उनको चुनाव लड़ना है, लड़ने दीजिए, इसमें क्या हम कर सकते हैं। मतलब कोई गठबंधन की बात नहीं है, आप आपस में दोनों एक साथ? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे आम आदमी। दिल्ली में 2012 के बाद से आम आदमी पार्टी का एक छत्र राज है, और जो कांग्रेस शीला दीक्षित के समय नंबर 1 पर थी, वो बीते 2 चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई है। गुजरात के वलसाड में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। आग कैसे लगी, इसकी वजह सामने नहीं आई है। दमकल विभाग के मुताबिक आग रात करीब 9:45 बजे लगी और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कारण क्या रहे, किस वजह से आग लगी, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वलसाड की ये प्लास्टिक फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां अचानक से ये आग लगी और दमकल विभाग की कई जो गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैसे आग लगी, वजह क्या रही, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बीजेपी सांसद धनंजय महादिक के बयान पर विवाद हो गया है। लाडली बहन योजना की लाभार्थियों पर बयान देकर घिर गए हैं। एमवी की रैलियों में लाभार्थियों के दिखने पर बयान दिया, समर्थकों से फोटो और वीडियो बनाने को कहा और महिलाओं को सबक सिखाने की धमकी का भी आरोप लगा है। कांग्रेस ने वीडियो
को पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर और निशाना साधा है। जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या, कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार। जर कोण आणखी अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं। काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या, जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची। इधर मध्य प्रदेश के रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने दावा कर दिया कि भविष्य में ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।